नमस्कार, मैं हूँ अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खास खबरों का एक विशेष प्रोग्राम न्यूज़ फोकस। चलिए पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की टॉप हेडलाइंस पर। चीन का AS-700 एयरशिप पहली कमर्शियल उड़ान पर। चीन में बढ़ता विंटर स्पोर्ट्स का क्रेज। ट्रंप का बड़ा फैसला। अमेरिका ने 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से नाता तोड़ा। अब समाचार विस्तार से। चीन ने आसमान की ऊंचाइयों में एक नया मील का पत्थर गाड़ दिया है। उनके स्वदेशी AS-700 मानव युक्त एयरशिप ने मध्य चीन के हुबई प्रांत में अपनी पहली कमर्शियल उड़ान सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। वुहान के हानान एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले इस एयरशिप को खासतौर पर टूरिज्म, एडवर्टाइजिंग और इमरजेंसी रेस्क्यू के लिए बनाया गया है। ये एयरशिप एक बार में 700 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है और लगातार 10 घंटे तक हवा में रह सकता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी उसकी स्थिरता और सुरक्षा है। चीन के सबसे बड़े त्योहार स्प्रिंग फेस्टिवल की तैयारियां अब जोरों पर है। चाइना मीडिया ग्रुप ने 2026 के स्प्रिंग फेस्टिवल गाला का प्रोमो वीडियो रिलीज कर दिया है, जिसका सीधा प्रसारण 16 फरवरी की शाम को पूरी दुनिया में किया जाएगा। आपको बता दें कि साल 1983 से शुरू हुए इस शो का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले टीवी प्रोग्राम के तौर पर दर्ज है। इस साल ईयर ऑफ द हॉर्स यानी घोड़े का साल मनाया जा रहा है। संगीत, डांस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का ये बेजोड़ संगम न केवल मनोरंजन करेगा बल्कि चीन की सदियों पुरानी परंपराओं की झलक भी दिखाएगा। चीन में कड़ाके की ठंड के बीच विंटर स्पोर्ट्स का रोमांच अपने चरम पर है। पूर्वी चीन के चिरचांग प्रांत में स्थित तीईचेन स्की रिजॉर्ट इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। ऊंचे पहाड़ों और बांस के जंगलों के बीच बने इस रिजॉर्ट में कम ठंड के बावजूद हाईटेक मशीनों से हर घंटे भारी मात्रा में बर्फ तैयार की जा रही है ताकि स्कीइंग में कोई कमी ना रहे। वहीं उत्तर में पेचिंग का मशहूर शी छा हाई आइस रिंक भी सैलानियों के लिए खुल गया है। 5 फुटबॉल मैदानों जितना बड़ा ये रिंक अब रात 9 बजे तक खुला रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने अमेरिका फर्स्ट एजेंडे को धार देते हुए 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकलने का आदेश दिया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक ये संगठन अब अमेरिका के हितों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। इनमें जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल गवर्नेंस से जुड़े संयुक्त राष्ट्र के 31 संस्थान भी शामिल है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि ये एजेंसियां उनके लक्ष्यों के खिलाफ काम कर रही हैं। राष्ट्रपति बनने के 1 साल के भीतर ट्रंप पहले ही WHO और पेरिस जलवायु समझौते से हटने का ऐलान कर चुके हैं। तो ये थी इस हफ्ते की खास खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट न्यूज स्टोरी की तरफ। आज की दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां हर बड़ी खबर किसी न किसी तरह ग्लोबल पॉलिटिक्स की शतरंज से जुड़ी हुई है। चाहे वह अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ता तनाव हो, रूस को लेकर अमेरिका के नए कानून हो या भारत और चीन जैसे उभरते देशों की भूमिका हो, हर चीज एक बड़ी तस्वीर की ओर इशारा करती है। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ अलग अलग घटनाएं हैं या दुनिया एक नई पावर शिफ्ट की ओर बढ़ रही है। इसी संदर्भ में आज हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के देशबंधु कॉलेज में प्रोफेसर डॉक्टर अभिषेक प्रताप सिंह से बात करेंगे, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स पढ़ाते हैं और इंटरनेशनल मामलों में खास पकड़ रखते हैं, ताकि इन जटिल ग्लोबल डायनेमिक्स को बेहतर ढंग से समझा जा सके। नमस्कार डॉक्टर अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक जी, अमेरिका और वेनेजुएला के बीच जो तनातनी चल रही है, आप उसे कैसे देखते हैं? क्या ये सिर्फ 2 देशों की लड़ाई है या इसके पीछे कोई बड़ी कहानी छुपी है? वेनेजुएला के मामले में जो अमेरिका की नीति है, उसके इकोनॉमिक, सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं। अगर हम इस हमले से थोड़ा पहले जाकर देखें तो सितंबर के आसपास भी अमेरिका ने कई सारी स्ट्राइक्स की थी पैसिफिक में, विशेषकर कि जो ड्रग कार्टेल्स रन करते हैं वेनेजुएला से, उसके अगेंस्ट में, जिससे कई जगह जिससे ड्रग सप्लाई नेटवर्क जो है यूएस में भी लगातार जारी होता है वेनेजुएला को लेकर। इसके अलावा नवंबर में भी वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक नेवल ब्लॉकेट किया था कि कैसे जो ऑयल एक्सपोर्ट्स है उसको पूरी तरीके से रोका जाए। तो ग्रेजुअली ऐसा लग रहा है कि वेनेजुएला के खिलाफ जो है ट्रम्प सरकार एक तैयारी कर रही थी वेनेजुएला को घेरने के लिए। इसके अलावा वेनेजुएला के मामले में जियोपॉलिटिकल एंगल रशिया और चाइना को लेके है। उसका एक बड़ा कारण ये है कि वेनेजुएला
चाइना का लैटिन अमेरिका में ऑल वेदर फ्रेंड है। अगर आप बेल्ट रोड इनिशिएटिव के नजरिए से देखेंगे तो लगभग $63 बिलियन का इन्वेस्टमेंट चाइना ने वेनेजुएला में कर रखा है, और वेनेजुएला के इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन्स के मामले में चाइनीज इन्वेस्टमेंट वहां पर बहुत ज्यादा है। इसके साथ साथ हाल ही में जो मिसाइल्स को लेके भी वेनेजुएला ने रूस के साथ एक एग्रीमेंट और संधि कर रखी है। तो जिस प्रकार से रशिया और चाइनीज इंटरेस्ट वेनेजुएला में एक्सपैंड कर रहे थे, उसको ध्यान में रखते हुए कहना कि ये कार्रवाई की गई है। और इसका एक बड़ा मेजर रीजन और है जो इकोनॉमिक है, स्पेशली जो वेनेजुएला है वो दुनिया में वन ऑफ द मेजर, सबसे अधिक ऑयल रिजर्व उसके पास है। लगभग 9 लाख बैरल पर डॉलर का ऑयल का प्रोडक्शन है, और अमेरिकन जो ऑयल कंपनी है शेवरॉन, वहां पर वो इंगेज है, अभी उसके पास लगभग 1/5 के आसपास काम है। तो कहीं ना कहीं ऑयल इंटरेस्ट और रशियन और चाइनीज इंटरेस्ट पे चेक लगाने के लिए, और साथ ही साथ वेनेजुएला अमेरिका का एक आइडियोलॉजिकल चैलेंज भी रहा है। वो हमेशा से कम्युनिस्ट ब्लॉक में और कम्युनिस्ट ब्लॉक के साथ रहा है। तो ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से अमेरिका ने वेनेजुएला में ये कार्रवाई की है। और कहने के इकोनॉमिक सिक्योरिटी नजरिए से देखा जाए तो ये इसका जस्टिफिकेशन है। अभिषेक जी, इस पूरे मामले में क्या भारत और चीन किसी एक जैसी सोच पर आ सकते हैं? मतलब कि दोनों देश मिलकर कोई साझा रवैया अपना सकते हैं? देखिए, दोनों ही देशों भारत और चीन ने वेनेजुएला पर हुई अमेरिकी कार्रवाई की आलोचना की है। भारत ने जहां एक पोजीशन लेते हुए वेनेजुएला के नागरिकों की सुरक्षा की बात की है, वहीं चीन ने इस घटना की अंतर्राष्ट्रीय कानून के नजरिए से कड़ी आलोचना की है। ऐसा इसलिए जरूरी था क्योंकि चाइना का जिस प्रकार से इन्वेस्टमेंट है और चाइना वेनेजुएला के साथ एक इडियोलॉजिकल अलाइनमेंट में है। कहीं ना कहीं वेनेजुएला में जो चाइनीज निवेश था और चाइनीज इंटरेस्ट था वो सफर होगा इस हमले से। तो दोनों देशों के विरोध में या नीतियों में बहुत ज्यादा एक होने की स्थिति मुझे नहीं लगती, क्योंकि जो भारत का इंटरेस्ट है वेनेजुएला में वो चीन की अपेक्षा में कम है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लॉ डिप्लोमेसी के लिहाज से दोनों देशों ने इस निर्णय को कंडेम किया है, लेकिन वेनेजुएला में चाइनीज इंटरेस्ट ज्यादा है। चाइना का वो एक आइडियोलॉजिकल और इकोनॉमिक पार्टनर है, तो चाइना इस मामले में और ज्यादा विरोध करेगा। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चाइनीज जो नीति है वेनेजुएला के मामले में और ज्यादा सख्त हो सकती है भारत की अपेक्षा। अभिषेक जी, जैसा आप जानते हैं कि अमेरिका ने रूस से जुड़े एक कानून में ऐसी बात जोड़ दी है जिससे भारत और चीन जैसे देशों पर भी भारी टैक्स लगाया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो क्या भारत और चीन मिलकर इस आर्थिक दबाव का जवाब दे सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हम देखें तो जो सैंक्शन रशिया एक्ट है, जिसके माध्यम से अमेरिकी सरकार ने चीन और भारत पर जो रूस से ऑयल इंपोर्ट करते हैं उसको लेकर 500% टैरिफ लगाने की बात की है। देखिए, इस चुनौती से निपटने के 2-3 कारण है। पहला तो कारण क्या है कि या तो हम इस मामले से डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस करें, उसके अलावा भारत और चीन रिटेलिएशन पे काम कर सकते हैं, और तीसरा फैक्टर जो सेल्फ रिलायंस का है, जिसको लेकर मोदी सरकार बहुत ज्यादा काम कर रही है। यहाँ पर लेकिन एक बात समझने की ये जरूरी है कि जो चीन के मामले में क्या है कि चीन के पास लगभग $1 ट्रिलियन के आसपास का ऑयल सरप्लस है। तो चीन रशिया से सैंक्शंस, अमेरिकी सैंक्शंस के बावजूद भी ऑयल सरप्लस होने की स्थिति में एक ऑयल डाइवर्सिफिकेशन की पॉलिसी की ओर आगे बढ़ सकता है। यहाँ पर अवसर दोनों देशों के सामने ये है कि कहीं ना कहीं दोनों ही देश जो ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों ही देश जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो इस मौके का लाभ उठाकर आपस में एक बेहतर पार्टनरशिप डेवलप कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ब्रिक्स का जो सम्मेलन 2026 का वो भारत में होना है, एससीओ समिट 2026 चाइना में हो रही है। तो ये जो स्थिति है, जो अमेरिकी की सरकार द्वारा टैरिफ है, ये एक मौका दे रही है, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है भारत और चाइना को कि इस प्रकार के ट्रेड सैंक्शन के खिलाफ वो एक बेहतर इकोनॉमिक पार्टनरशिप को डेवलप कर सकें, और जो मल्टीलैटरल फोरम्स है जिसमें दोनों देश साथ में, उनका उपयोग करके अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को और अपने बिजनेस इंटरेस्ट को, ट्रेडिंग इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। तो मुझे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी भी होगी, और उस अपॉर्चुनिटी का दोनों देशों को प्रयोग करना चाहिए। अभिषेक जी, आज की वैश्विक राजनीति में आप भारत और चीन के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां और सबसे बड़े मौके क्या देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती दोनों देशों के सामने तो ये है कि जो ग्लोबल ऑर्डर है वो बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन है और बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। जहां एक तरफ भारत, चीन, दक्षिण एशिया में
आपस में प्रतियोगिता कर रहे हैं और बॉर्डर को लेकर भी दोनों देशों के बीच में लंबा विवाद रहा। वहीं अब ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी अनसर्टेनिटी आने की वजह से कई सारी चुनौतियां आ रही हैं, लेकिन इन चुनौतियों में दोनों देशों के पास अपॉर्चुनिटी भी है। अगर हम अभी वेनेजुएला और ग्रीनलैंड का इशू देखें और जिस प्रकार से नाटो संकट के दौर से गुजर रहा है, तो यूरोपियन यूनियन जिसके साथ चीन का एक अच्छा साझेदार है और भारत भी लगातार यूरोपियन यूनियन देशों के साथ में यूरोपियन यूनियन के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे बातचीत कर रहा है, तो यूरोपियन यूनियन के साथ दोनों देश मिलकर अपने संबंधों की एक नई दिशा दे सकते हैं। इस सप्लाई चेन्स को लेकर भी जिस प्रकार से ग्लोबल सप्लाई चेन्स में शिफ्टिंग हो रही है, वहां पर भारत और चीन एक बेहतर कॉपरेशन की बात कर सकते हैं। दोनों देश मिलकर जो ग्लोबल साउथ की वॉइस है या जो ग्लोबल साउथ का एजेंडा है, उसको आगे कर सकते हैं। दोनों देशों के पास कई सारे मल्टीलैटरल फोरम्स हैं जिन पर दोनों देश आपसी इकोनॉमिक एजेंडे पर बातचीत करके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को आगे कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो एक नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर की ओर हम बढ़ते चले जा रहे हैं, उस नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर का जो संरचना है, उसका जो संगठन है, उसका व्यवहार कैसे होगा, इस दिशा में भी भारत और चीन काम कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इस संकट में, इस अस्थिरता के दौर में दोनों देशों के पास एक अवसर आता है जिसके द्वारा दोनों देश इकोनॉमिक और राजनीतिक सहमति और सहयोग स्थापित कर सकते हैं और पूरी दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल पेश कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अभिषेक जी। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी आज्ञा दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।